को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। जय गुरु जी। अंकल जब छोटे थे तो पूजा में बैठते थे तो पिताजी को करा करते थे, हमसे कहाया करते थे कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये पूजा में ये बुलवाया करते थे हमारे से कि अगर कोई ये सुख में ही सुमरन कर ले तो दुख का मौका ही नहीं आएगा दुख का, और दुख आएगा तो वो दुख ही नहीं कर पाएगा। तो मैं गुरुजी के पास जो है अपने किसी उसके लिए नहीं गया था, मेरी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसके लिए मैं गुरुजी के पास मेरे को जाने का था। लेकिन मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, वो साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो उनके हस्बैंड जो है वो घर छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने ऑफिस में बड़े परेशान थे, इधर उधर ढूंढवाया, उनको पता करवाया, लेकिन वो नहीं कहीं मिल रहे थे। अब कोई पारिवारिक कलह थी जिसकी वजह से वो निकले और जो आज तक वापस नहीं लौट के आए। तो उनसे वो पूछने, इधर उधर पूछने जाते थे, तो अपनी समस्या बताई। तो मैंने अब घर में जाके अपनी मदर से मैंने बात की कि ऐसे ऐसे बात है, बहुत परेशान है, और 4 उसके पास बिटियां हैं उसके पास में, और बहुत ज्यादा परेशान है, और हालात ये है कि हस्बैंड उसके चले गए और कोई उसका सहारा नहीं दे रहा। तो मदर ने पहले किसी के उसके पास गए थे, मदर तांत्रिक के पास, तो मेरे को वहां उनके साथ भेज दिया वहां कि उनके पास चले जाओ। तो उन्होंने जाके जब हम उनके पास गए थे तो उस तांत्रिक ने बोला कि जी ऐसे ऐसे मैं एक उपाय करके बताऊंगा और आपको रात को 12 बजे के बाद जो है ना जाके शमशान में ही करना है। तो हमने बोला कि जी ये तो अकेले पड़ गए हैं, इनका जो कुनबा है, जो जहाँ ये इनकी शादी हुई है, वो तो सारे इनको वैसे ही तंग कर रहे हैं, इनको भगाने के चक्कर में यहाँ से कि ये छोड़ के चले जाएं, इसको घर को ही छोड़ के चले जाए, हस्बैंड तो चला गए, ये भी बच्चों को लेकर निकल जाए, तो ये कहाँ से जाएंगे ऐसे उसमें रात को 12 बजे करने। तो उसने बोला कि जी ठीक है, आप 21,000 रुपये जमा करा जाओ और मैं इनकी जगह मैं वहां कर आऊंगा। तो हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि मदर ने बोला था कि वो तो आपका काम हो जाए तो मुट्ठी बांध के जो दोगे वो ले लेगा, लेकिन उसने रेट ही फिक्स कर दिया। तो ये 2005 के आसपास की बात है। तो उसने जैसे ही हम उससे बोल के कि जी एक बार बात करते हैं, पैसे अभी लेके नहीं आए तो आएंगे बाद में बात करेंगे। 1-2 जगह मैं उनके साथ गया तो मुझे पता लगा कि उनके जो इन लॉज साइड के हैं वो उनका जो साथ देता था उसके साथ भी वो वारदात करते। इवन उनके सगे जो फादर थे या ब्रदर वगैरह थे वो भी आने से डरते थे कि कहीं वो मारपीट करके पुलिस केस ना बना दे उनके साथ। तो एक दिन ऐसी मैं अपने ट्रांस यमुना में जो है मैं अपने घर गया हुआ था मदर के पास में, तो मेरे छोटे भाई का दोस्त मनोज था, उसकी अपनी लाइफ की एक जर्नी थी कि उसके 1 साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे और 3 मोटरसाइकिल उसमें खत्म हुई थी एक्सीडेंट्स में। तो घर से जब भी निकलता था खाली हाथ कभी घर वापस नहीं जाता था। तो मेरी उसकी वहां मुलाकात हुई, तो मैंने जहां से एक पॉइंट से वो अपने घर जाना था, मैं अपने यहाँ क्वार्टर पे आना था, तो मैंने उससे पूछा मनोज कैसा चल रहा है। तो उसने बोला भाई साहब एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन 6 महीने से जब से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ तब से मेरे एक्सीडेंट का ना तो मेरी मोटरसाइकिल पे कोई खास असर आ रहा है ना मेरी बॉडी पे खास असर आ रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि ऐसे से हमारी एक ऑफिस में लेडी है और वो बहुत परेशान है और हालात उसके ऐसे बन रहे हैं कि या तो ये समस्या दूर हो जाए या वो बच्चों को लेकर अपने आप को खत्म कर दे। क्योंकि एक हमारा ऐसा पीक टाइम आता है जब हम दुखों में ऐसे गिर जाते हैं और कोई भी हमें सारा नजर नहीं आता, तो यही होता है कि या तो ये समस्या दूर हो या जिंदगी हमारी ये जिंदगी में चली जाए तो ये समस्या भी साथ में खत्म हो जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे साउथ दिल्ली में ही वो रहते हैं और साउथ दिल्ली में बता रहे गुरुजी बैठते हैं, तो बता दे मैं उनको भेज दूंगा, तो मेरे जैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। उसने पलट के मेरे को एक क्वेश्चन किया है कि भाई साहब जब ऐसे हालात में होता है इंसान तो भरोसा करना उसकी मजबूरी है, लेकिन वो जल्दी से भरोसा कर नहीं पाता। तो मैंने फिर कह रहा है भाई साहब एक बार एक आप चलो गुरुजी के पास, वहां आपको जब महसूस होगा फिर उनसे बात करोगे तो शायद आपकी बात का असर ज्यादा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारा 9 मार्च 2006 को जो है वहां गुरुजी के यहाँ जाने का पहली बार जो है वो उसके साथ टाई अप हुआ कि वहां शाम को मैं फोन कर दूंगा तो ऑफिस से हम इकट्ठे होकर वहां चलेंगे एम्पायर स्टेट। 8 मार्च 2006 को हाई कोर्ट के 2 केस के मैं एफिडेविट साइन करा के लाया था एयरपोर्ट पे, मेरे हेड ऑफ ऑफिस थे। लेकिन मेरा घर जो है पहले पड़ता था ऑफिस से, मतलब बीच में था, मिड वे में था। तो मैंने वो फाइलों के और 4 वॉल्यूम जो है मैं अपने घर में ही रख लिए
कि भाई सुबह तो जाना ही है ऑफिस, तो ऑफिस जाके चले जाऊंगा, और 10 तारीख को वो केस लगे हुए थे। जिंदगी में पहली और आखिरी बार ऐसा मौका रहा था कि मैंने कोई ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल जो है अपने घर लेके आया। ये पूरी जिंदगी सर्विस में कभी भी मैं चाहे वहां बैठ के मैंने वो 3 रात 4 दिन भी लगातार काम किया ऑफिस में, लेकिन कभी घर काम लेके नहीं आया। तो वो एक पहला ऐसा वक्त था। तो जिस दिन गुरुजी यहाँ पहली बार जाने का टाई अप हुआ था 9 मार्च 2006 को, सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आया तो वो पीली पॉलीथीन में जो है ना वो फाइलें रखी थी, एक उसमें डायरी मेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको लटका रखा था, लेकिन पाँव उसमें नहीं इसलिए नहीं लगाया कि उस टाइम के हम पढ़े हुए थे कि जब जो है अगर गलती से कापी किताब में पाँव लग जाता तो उसको 10 बार चूमते थे, कि जो सरस्वती माँ है, विद्या देवी है, उसको जो है वो उससे वो करते थे, माफी मांगते थे कि ये पाँव लग गया इसमें। तो पाँव नहीं लगा रखा था। ऑफिस जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो मैंने देखा वो मेरी जो थी पॉलीथीन थी वो कहीं गिरी, बीच में गिर गई। तो मैंने वापस रोंग साइड गया, घर तक वापस गया, घर में जाके आंटी से पूछा मैंने कि ऐसे से मैंने वो फाइलें में लेके भी गया था। वो कह लगे हाँ लेके गए थे। तो मेरी बिटिया साथ गई थी, वो कॉलेज में पढ़ाया करती थी, तो मैंने उससे भी पूछा, मैं बेटे आप को जब मैं छोड़ा था तो तब वो थी, कह रहे हाँ पापा जब मैं उतनी तो फाइलें आपके साथ। तो एक मेरे को स्ट्रेच मिल गया कि इस स्ट्रेच में वो फाइलें गिरी होंगी, तो मैं वहां उसमें काफी एक्सटेंसिव उसमें जाके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे को कहीं फाइल नहीं मिली। एट लास्ट मैंने ऑफिस में जाके अपने सीनियर ऑफिसर को सबको बताया कि जैसे से आज जो है वो फाइलें गिर गई हैं। तो वैसे हमारे डिपार्टमेंट में छोटी छोटी बातों पे बड़ा जो है ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज करते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं हुई। और बड़े प्यार से मेरे जो ऑफिसर जो थे उन्होंने बोला कि जी ठीक है, एक काम करो कि ढूंढ लो और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दो, सरकारी फाइलों का मामला है। मैं उसको ढूंढता रहा। बाद में वकील के यहाँ से पता लगा कि जो एफिडेविट हमने साइन कराए थे और उन फाइलों के साथ चले गए हैं, वो फाइल वो उसमें फाइल नहीं होने 10 तारीख को, बल्कि उनसे जो सीनियर ऑफिसर है उनके साइनों में होंगे, और वकील जो बना के देगा उस पर साइन होंगे। अब हमने जो हमारा जो कोऑर्डिनेटर था, जो लाइजन ऑफिसर था, हमने उसको फोन किया, मैंने कि ऐसे वकील ने जो बना के दिया सीधे वहां लेके चले जाओ हेडक्वार्टर में, और वहां जाके उन फाइलों पे उन पे बता देना कि जी टाइम कम है, इस वजह से हम जो है ना इनको लेके आ गए हैं, तो डायरेक्ट लेके आ गए साइन कराने के लिए। लेकिन उनको हमने बताया था कि फाइल गायब होगी, तो उन्होंने जाकर उनके स्टाफ को बता दिया कि जी ऐसे ऐसे फाइल तो हो गई है और ये वकील ने बना के दिए साइन कराने। अफसर को पता लगा, उसने कहा जी जब फाइलें ही नहीं है, ओरिजिनल फाइल तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि ये तुमने जो बना के लाए हो मेरे लिए वो ठीक है, मैं कैसे इसको क्रॉस चेक करूं। तो उन्होंने उनको वापस कर दिया। एट लास्ट मेरे को वहां जाना पड़ा उन ऑफिसर के पास में। मैं एक मोटरसाइकिल राइडर को साथ में लेके, सरकारी मोटरसाइकिल लेके जो है ना, जब हेडक्वार्टर गया, वहां हेडक्वार्टर में जाके उनको जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर जाके उसने सीधा पूछा फाइलें कहाँ हैं। तो उन जो फाइलें थी उसके कुछ फोटो स्टेट जो है ना, जो कोर्ट का केस था उसको फोटो स्टेट मेरे पास पड़े हुए थे, तो वही मैं लेके गया था, जो मेरे इन हैंड थे। मैं लेके गया, उनको मैंने बताया जी ये फोटो स्टेट है, वो फाइलें तो ऐसे से जो है ना आज कहीं गुम हो गई हैं। तो उस पीरियड में उसने फोन किया मेरे सीनियर ऑफिसर को, और उसको आधे घंटे तक उससे फोन पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मेरे साथ कोई बदतमीजी की, और एट लास्ट उसने जो है वो एफिडेविट साइन कर दी। साइन कर दिए तो मैंने कि 10 तारीख का काम तो हो गया, अब आगे देखते हैं, फाइलें ढूंढते हैं। तो मैं सारे उधर के आसपास के जितने भी कबाड़ी थे उन सबको भी ढूंढ बोल के आए थे कि जी ऐसे अगर कोई फाइल बेचना है, ये इस तरह से बेचने जाए, सरकारी फाइलें हैं, तो आप जो है ना लेके रख लेना, और शाम को हम आएंगे, आपके जिसके पास होगी, जितने पैसे आपके होंगे वो देके फाइलें ले जाएंगे। 3 बजे के करीब उस मेरे जो वो लड़का था उसका, मनोज का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। मैंने कि जी आज ऐसे ऐसे मेरे हाथ से जो है ना फाइलें गुम हो गई हैं, और जब तक वो नहीं मिल जाती मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसने बड़ा कैजुअली मेरे को जो वो बोला कि भाई साहब जो फाइलें मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, तो मैं बताऊंगा कहाँ से इकट्ठे हो गए, गुरुजी के यहाँ जाना है। अब मैंने उसको बोला कि ये प्राइवेट सेक्टर में, इसको क्या पता है। उसको बाद में उसने बताया कि उसको लगा कि कहीं ऑफिस में कहीं दाएं बाएं रखी गई हैं, तो क्योंकि इतनी ज्यादा बात ही मैंने नहीं की थी, तो उसने बड़ा कैजुअली वो बोल दिया। मैंने कि इसको क्या बताऊं कि किस उससे फेज से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड में जाता हूँ कि जब से वो गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हुआ था, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था कि एक तो मैं पहले जहाँ मेरी ड्यूटी हुआ करती थी वहां 8:30-9 बजे के करीब मैं शाम को छूटता था, तो 10 10 सवा 10 बजे घर पहुंचता था, खाना खाता था और सो जाता।
लेकिन वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया और ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया 6 बजे, 6 बज के 1 मिनट पे भी मेरे को कोई बैठने ना दे, मैं चाहूं भी तो भी नहीं बैठ पाऊं। 6 बजे ताले बंद, और मैं, एक तो रास्ता मेरा आधा हो गया, और दूसरा मैं जो है वहां से निकलूं, और 6 बजे निकलूं, 6:30 पौने 7 से पहले पहले मैं घर पे। अब मैं घर पे जाता हूँ, 4 मेरे पास बच्चे, 2 कमरों का मकान सरकारी। अब कोई टीवी चला के या एफएम चला के पढ़ना चाह रहा है, कोई जो है ये तुम्हारा साइलेंट मोड पे पढ़ता है, आंटी उनके चक्कर में लगी हुई है खाना बनाने कुछ करने के, टीवी में चला नहीं सकता, अखबार जो सुबह पढ़ के गया उसको कितना पढ़ा जाए। तो मैं बोलने का उनको परिवार उनको मैंने कहा जी मैं तो जल्दी आने का कोई फायदा नहीं, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ, और जैसे ऑफिस से जल्दी छूटता हूँ मैं वहां जाके बैठ जाऊं और 2 ढाई घंटे बिताऊं, और जैसे पहले रूटीन में आता था उसी उसी टाइम से आऊं, खाना खाऊं और सो जाऊं। ये 2 चीज थी। तो बच्चे एक तो खाने का था, फिर कि 2 चपाती सुबह 2 शाम, सुबह शाम का खाने वाला 2 चपाती सुबह खाता, 2 शाम को खाता। तो बच्चे हंसने लगे कि अरे पापा हम छोटे हो, इतने छोटे हो गए, 3-3 टाइम खाते हैं, और सब्जी स्वाद लग जाए तो कभी 3 से 4 चपाती भी खा लेते हैं, और आप जो इतने बड़े हो गए 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम को खाते हो, तो चक्कर आएंगे, पड़ोसी उठा के लाएंगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन मेरे को 2 चपाती से ज्यादा एक भी टुकड़ा कोई ज्यादा खा लिया तो सुबह खा लिया तो शाम का खाना खराब हो जाता था, शाम को खा लिया तो सुबह का खाना खराब हो जाता। ये एक प्रोसेस चल रहा था। तीसरा इसके साथ में जो सबसे भयंकर प्रोसेस था वो ये था कि मेरे को था कि 18-19 साल की सरकारी नौकरी, और अंदर से चला इसको छोड़ दो। 2 चपाती का बच्चों को पता था, अच्छी जगह ढूंढने की मैं खुद बात करता था, लेकिन ये जो तीसरी चीज थी मैं इसको किसी को पता ही नहीं पा रहा था, ना अपने फैमिली में आंटी से डिस्कस कर सकता था, ना भाइयों से, ना दोस्तों से, ना इन लॉज से, किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई वजह ही नहीं थी जिसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़ने का जो अंदर बार बार चल रहा था कि इसको नौकरी छोड़ दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पर यह था कि इसको नौकरी को छोड़ दे। तो 3-4 महीने में अपने आप से लड़ा, और फिर मैं जब अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने बताया कि भी तुम्हारी किस अफसर से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो दिक्कत बताओ, उसका इंतजाम करते हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा फिर क्यों नौकरी छोड़ना चाहता है? कह रहा मैंने कहा अंदर से आ रहा है कि इसको छोड़ दे नौकरी। मैंने जब अपने साले को बताया तो साला कहला जीजा जी क्या बात कर रहे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सारी बड़ी जरूरतें अब शुरू होनी है, और आप जो है नौकरी छोड़ के क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ये नहीं पता क्या करना है, लेकिन ये है कि इसको छोड़ दो। जो 9 मार्च 2006 को जो मेरे साथ हुआ था कि 10 तारीख के जो केस थे हाई कोर्ट में जो लगे हुए थे, 2 केस जो लगे हुए थे, उनके जो मेरे हाथ से फाइलें गुम हुई थी, नौकरी छोड़ने का जो था वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उसी दिन गुरुजी के यहाँ जाने का था, और मैं मेरे मुंह से ये निकला था उस लड़के को, मनोज को, कि जब तक इनसे मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं किसी बारे में नहीं सोच सकता। मैंने मदर को भेजा था किसी बालाजी के भगत के यहाँ, तो उन्होंने बताया था कि जी जिस उसमें नक्षत्रों में है, उस जिस समय ये गुम हुई है बड़ा मुश्किल है इनका मिलना। लेकिन जब हम वो साइन करा के वापिस आ रहा था मैं, तो उस लड़के का जो डायरी, नई डायरी उसके साथ थी फाइलों के, उसमें उसने नया नंबर लिया था मोबाइल, तो वो मोबाइल नंबर लिखवाया था सुबह उसने 8 तारीख को, तो डायरी उसके साथ थी। तो किसी का उसके फोन पे कॉल आती है, कह रही जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैं पीछे बैठा था, मैंने उसको बोला कि किसका फोन है? कह रहे जी कोई ये कह रहा है कि आपकी डायरी मिली है। तो मैंने कहा डायरी मिली है तो फिर फाइलें भी उसके साथ होंगी, मैं कहीं मोटरसाइकिल रोक और इसको कॉल बैक कर। उसको कॉल बैक किया, लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी, फोन काट दिया। फिर दोबारा भी किया, फिर भी फोन काट दिया। तीसरी बार मैंने उसको बोला इसको सीधी बोल के पुलिस की फाइलें हैं, तो पुलिस का नाम लेगा, हो सकता है ये तेरी बात सुने। जैसे उसने बोला कि पुलिस की फाइलें हैं, तो उसने बात सुनी और सीधा उसने 2 टूक बोल दिया, कहा जी आप जो है ना सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ पे आ जाओ। अब आरके पुरम का सेक्टर 6 नहीं देखा, कभी घूमे नहीं, उसके कितने एसटीडी बूथ है ये नहीं पता। लेकिन हमने कहा कि भाई 10 तारीख वाला काम तो हो ही गया, साइन तो हो ही गया, फिर अब एक काम करते हैं, पहले उन फाइलों को देख लेते हैं, फाइल मिलती है। तो हम वहां गए, पहले जिस एसटीडी बूथ पे हम जाके मोटरसाइकिल रुकती है, ऐसी उसने अपने बूथ वाले ने अपने वो फाइलें का पूरा बंडल का बंडल पॉलीथीन समेत अपने काउंटर पे रख दिया। हम उसके पास गए, कहने लगे जी चेक कर लो। तो उसका जो वो था जो उसका नौकर था, उसने बोला कि जी ये तो करीब जो है ना आधे घंटे जो दिन में जो है यहाँ मेरे सामने खड़े होके गए ये, क्योंकि जो बिटिया ने बताया था उस हिसाब से मेरे को उसके आसपास कहीं जो है ना वो था, लेकिन उस दुकान की जो पीठ थी वो रोड की तरफ पीठ थी उसकी। तो जितनी दुकानों की रोड की तरफ मुंह था उन सबसे तो पूछ लिया था उसको, इसलिए नहीं पूछा कि इसकी तो बैक है, अगर कहीं गिरी भी होगी
तो किसी को पता नहीं हुआ, तो उसने नौकर ने बताया कि जी सुबह कोई 3 व्हीलर वाला था, वो रोड से उठा के मेरे को देके गया है जी, कोई ढूंढने आए तो उनको दे देना। लेकिन जब उसमें पुलिस शब्द लिखा हुआ देखा तो मैं डर गया और मैंने जो है रख लिया कि शाम को मालिक आएगा तब उनको बताऊं। तो उन्होंने बताया कि जी हम तो ये सोच रहे थे कि भी ये अगर फोन इसलिए किया था कि अगर सही जगह जा रहा तो ठीक है, नहीं हम थाने में जमा करा देते इसको। तो उसने कहा जी चेक कर लो, मुझे चेक करने होते तो मिलनी नहीं थी। वो हम ऑफिस लेके गए, तो ऑफिस में जाके मुझे पता लगा कि हेडक्वार्टर से जो फोन पे बात हुई थी मेरे अफसर की, उस उनको जब पता लगा कि हेडक्वार्टर में भी पता लग गया कि फाइलें गुम हो गई, तो उन्होंने मेरे खिलाफ जो है ना इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। और अगर उस दिन वो फाइलें नहीं मिलती तो इंक्वायरी में मैं ये प्रूव करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मेरी वो जो खोई है वो बोनाफाइड मिस्टेक है या मेरी इंटेंशन है कोई, जो जिनके केस है उनको बेनिफिट देने के लिए कोई इंटेंशन है, जानबूझ के कोई है, या मेरी बोनाफाइड मिस्टेक है, मैं प्रूव नहीं कर सकता था। तो जो मेरे अंदर चल रहा था कि इनको जो है नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, उसको छोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली वो जो सेटअप हुई थी, इंक्वायरी सेटअप हुई थी, उसका कंक्लूजन होता और कंक्लूजन होने के बाद मेरी नौकरी जानी। तो मैंने जाके जब मेरे को पता लगा कि मेरे खिलाफ जो है इंक्वायरी के ऑर्डर कर चुके हैं वो, तो मैंने सब अफसरों को सबको बताया मैंने कि जी ऐसे ऐसे फाइलें हैं, इंटैक्ट जो है ना सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो मिल गई। तो वो जो मेरे मुंह से निकला था उस मनोज से, मैंने जो बोला था कि जब तक इनसे इससे पीछे नहीं छूट जाता मैं किसी बारे में नहीं छोड़ता, तो गुरुजी की पहली कृपा हुई थी कि वो फाइलें उसी दिन बिल्कुल इंटैक्ट मेरे हाथ में थी। और वो जो इंक्वायरी हुई थी, सेटअप हुई थी मेरे खिलाफ में, वो इंक्वायरी जैसे हुई थी उसी दिन वहीं की वहीं वो खत्म हो। फिर 12 मार्च 2006 को जो है गुरुजी के यहाँ जाने को मनोज के साथ में मेरी हुई, तो मुझे नहीं पता था वहां क्या प्रोसेस है। उसने सिर्फ एक ही बात बताई थी मनोज ने कि गुरुजी के यहाँ जो है ना वो जानी जहान है, वो ना कोई प्रवचन देते हैं ना कुछ बोलते हैं, और जो जिसको वो बुलाते हैं, जो उनके यहाँ आता है उसका सब कुछ जानते हो। तो मैं पहले ही वो था, पहला जो उन्होंने उसने पाठ पढ़ाया था कि उनको कुछ बोलना ही नहीं है, और पहली बात तो मैं अपनी समस्या के लिए गया ही नहीं था, और जो मेरी समस्या मेरी जिंदगी में आई थी, वो जो फाइलें गुमी थी, वो समस्या तो सिर्फ मेरे 2 शब्द जो बोले थे उसको उस शब्द से ही खत्म कर दी गुरुजी। ये बहुत बाद में जाके पता लगा कि उनकी मेहर थी कि उन्होंने अपने चरणों में लगाना था, तो उन्होंने पहला परिचय वो दिया था कि वो फाइलें जो गुम हुई थी, जो बालाजी के भक्त ने ये कहा था कि बड़ा मुश्किल है उन फाइलों को मिलना, और वो मेरे मुंह से निकले शब्दों को गुरुजी ने वो पूरा कर दिया कि उनसे पीछा छूटेगा तो मैं वहां जाऊंगा। तो जो एक अड़चन आई थी मेरी उसमें गुरुजी के यहाँ जाने में, वो अड़चन गुरुजी ने बिल्कुल वैनिश कर दी, खत्म कर दी। तो मैं पहली बार जब गया वहां, तो मुझे नहीं पता था प्रोसेस क्या होता है। जैसे उसने जाके मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका। 7 बजे से पहले हम वहां पहुंच गए थे, तो मत्था टेका, टेक के अपने वहां बैठ गए, तो आगे ही बैठा करते थे लगभग। तो जैसे ही हम 9 बजे का टाइम हुआ उसमें, उसके बाद हम लंगर का हुआ, तो नजदीक बैठे हुए थे, तो पहली रो में नंबर आ गया, लंगर किया। तो मैं जैसे ही बाहर आया, तो उस समय अंकल थे, सिंगला अंकल, वो तो बाद में पता लगा सिंगला अंकल, तो उस दिन तो मैं जानता ही नहीं था। तो मैंने बाहर आया तो वो जो है गुरुजी के वो बांट रहे थे क्लिप वाली फोटो, जो जेब पे लगा लेते हैं प्लास्टिक की, उससे क्लिप से वो बांट रहे थे। तो मैंने हाथ किया, फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरा तो जो है अभी मैं खाना खा के आया हूँ। उस दिन तक तो लंगर की महिमा का भी नहीं पता था कि मैं अभी तो ये मुंह झूठा है, हाथ भी झूठे हैं, तो ये जो है गुरुजी के फोटो कैसे ले लूं। तो मैं जाके जो है पहले हैंड वॉश की लाइन में लग गया। जो एम्पायर स्टेट में गुरुजी जहाँ बैठते थे उसके अपोजिट साइड में जो था, गली के क्रॉस करके जो था उसमें संगत को बैठाया जाता था, तो वो वहां जाके हैंड वॉश किया। फिर जल प्रसाद की लाइन थी, उस जल प्रसाद की लाइन में लगा, और जल प्रसाद की लाइन के बाद फिर हैंड वॉश किए। वो झूठा सच्चा का जो दिमाग में चलता था वो था कि भाई हाथ झूठे हो गए। फिर मैं हैंड वॉश किया, फिर जब मैं वापस आया तो वो चला गया। तो एक किनारे पे मैं खड़ा हुआ था, तो मनोज मेरे पास था, मैं और मनोज, और तीसरा कोई आसपास कोई नहीं था जो हमारी बात ना सुने, और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी। तो पहले दिन ही देखा कि वहां कोई बोलचाल का इस तरह का कोई माहौल ही नहीं था। आपस में पूछता है कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या करने आया है, क्या दिक्कत है, ऐसा कोई पूछताछ ही कुछ नहीं थी। सब आते थे, साइलेंट उसमें बैठते थे, शब्द सुनते थे। तो मैं एक साइड बैठा, मैंने बड़े आहिस्ते से उसको बोला, मैंने कि मनोज ऐसे ऐसे जो है ना, मैं तो हाथ धोने की लाइन में और जब पानी पीने की लाइन में लग गया, और यहाँ तो वो गुरु जी को फोटो बांट रहे थे और वो तो अंदर चले गए। तो मनोज ने बोला कि भाई साहब आप पहली बार ही आए हो और पहली बार ही गुरु जी के दर्शन मांग रहे हो। कह रहा मैं 3 महीने लगातार डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरु जी की कृपा हुई थी कि मेरे को जो है गुरु जी के दर्शन मिले।
और कह रहे जी टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको कितना कैसे कहाँ किस तरह देना है वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो जब उसने ये इतनी सारी बातें बता दी तो मैं चुप हो गया। अगला प्रोसेस मुझे मुझे नहीं पता था, मैं कि जैसे ये बताएगा वैसे आगे करना होगा। तो जैसे गुरुजी को जाते जाती बार मत्था टेकते थे तो वापिस में था कि जब तक गुरुजी आगे नहीं देंगे तब तक आपने वहां से जान नहीं कि गुरुजी से घर जाने के लिए भी वहां से आने के लिए आगे लेनी होती है। तो मैं जब लाइन लगी हुई थी आगे लेने की तो मैं भी लाइन में लग गया। वही सिंगला अंकल अंदर से निकल के आते हैं, मेरे पास आए, जेब में हाथ डाला, हल्का नीले कलर का उन्होंने कुर्ता डाला हुआ था, तो उसमें अंदर हाथ डाला और वो उसमें से 2 फोटो निकाले, गुरुजी के दर्शन निकाले और एक मेरे हाथ में रखा, एक किसी और के अंदर चले। तो गुरुजी ने डे 1 में ही ये बता दिया कि उन्होंने जिसको जिस समय जो चीज उन्होंने देनी है उसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब उन्होंने तय कर रखा है। और मांग के तो हम उनकी कृपा को छोटा करते हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं हमें नहीं पता वो हमें क्या देना चाहते हैं, लेकिन हम मांग मांग के जो है ना उनके वो क्या देना चाहते हैं और हम क्या मांग रहे हैं उसका कोई आपस में कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं है। उनकी कृपा बहुत बड़ी है। जैसे उसमें होता है कि वो 1 टका रखे जो है ना वो पूछते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो कोई कह रहा है जी 1 टका रखा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एक वो लेना जी, तो उन्होंने बोला कि जी आपकी उसमें 14 उसका भुवन का जो है ना उसका वो है संपदा और सब कुछ है और आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो वो गुरुजी के हाथ में वो सब कुछ है, वो क्या देना चाहते हैं वो उन पे ही छोड़ा जाए। तो वो पहले दिन ही मेरे को बता दिया, वहां जाना शुरू हो गया। तो ऐसी लो लगी कि मेरे को ये होता था कि सुबह से लेके शाम तक इंतजार होती थी कि कब 6 बजे, क्योंकि गुरुजी का जो शाम का जो रखने का तरीका था वो यही था कि हम कर्म करके ही कट सकते हैं, हम अकर्मा नहीं रह सकते। जो हमें कर्म करने उनको कट के ही रह सकते। कर्म से चोरी करके अगर गुरुजी के पास जाएंगे, कहीं भी किसी उसमें भी जाएंगे तो वो ना वहां कुछ मिलेगा ना वहां कुछ मिलेगा। तो 6 बजे तक जो नौकरी हुआ करती थी, 6 बजे तक मैं पूरा वहां अपना काम करता था। तो वहां से फिर निकल के भागता था, पूरी स्पीड से भागता था। और एक ही वो हुआ करती थी कि वहां सबसे पहला जो दरबार जब खुले, गुरुजी का दरबार खुले, तो पहली एंट्री करने वाला, पहली गुरुजी के दर्शन करने वाला मैं हूँ। एक ऐसी लो होती थी। तो बीच की ये रेड लाइट और ट्रैफिक जाम इतना दुश्मन दिखाई देता था, इतना इरिटेशन होता था, इतना ज्यादा होता था कि ये कैसे ये उड़ के चला जाए और वहां पहुंच जाऊं। ये गुरुजी की एक था जो खिंच पे वो कहते हैं ना खिंच पड़ती है, तो वो गुरुजी का हुआ करता था और हर दिन यही होता था। तो कुछ गिनी चुनी हाजिरी हुई थी, दूसरा हफ्ता था आई थिंक। तो मैं जल्दी जैसे जल्दी पहुंचते थे तो आगे ही बैठा करते, तो देखते देखते मार्च 2006 में ही संगत बढ़ने लगी और संगत को नीचे से ऊपर भी भेजना शुरू कर दिया था। तो वे गुरुजी जब चोला डालने अंदर गए तो एक अंकल आए, सेवादार आए और उन्होंने आके एक अनाउंसमेंट किया कि पुरानी संगत जो है ना ऊपर जाए। तो मेरे को तो गिनती के दिन हुए थे, तो मैं अपने बिल्कुल आराम से बैठा हुआ। तो इतने में ही कुछ संगत तो जो है उठ के ऊपर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही अंकल आए, अंकल ने फिर वही अनाउंसमेंट किया कि पुरानी संगत तो ऊपर जाए। तो मैं फिर जम के बैठा हुआ था। तीसरी बार उन्होंने वही चीज रिपीट करने से जब वो मेरी आंख बंद थी, शब्द चल रहे थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ लगा के बोला कि अंकल ऊपर जाओ। अब मैंने वो एकदम उठ गया उनके कहने से और ऊपर चला तो गया, लेकिन मैं सोचने लगा कि ये मतलब पुरानी संगत में कैसे हो गया। मेरी तो भी गिनती का दूसरा हफ्ता मेरा चल रहा है और ये अंकल ने कह रहे हैं कि ऊपर जाओ, और ये अनाउंसमेंट कर रहे थे पुरानी संगत ऊपर जाए। लेकिन अभी ये लॉकडाउन पीरियड में ये चीज भी गुरुजी ने वो अपने उसमें की कि मेरे ऑफिस में एक दोस्त था, मेरा जो सीनियर था एक्चुअली, वो दिल्ली पुलिस से डिसमिस हो गया। वो डिसमिस हो गया तो उसके घर में 300 गज का उसका दिल्ली में मकान था, उसके फादर ने उससे बेदखल कर दिया और खड़े खड़े उसके एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। वो खड़ा होकर फुटपाथ पे सिगरेट पी रहा है और उसको आके वहीं गाड़ी ठोक रही है। तो मैं उसके घर खबर लेने गया, हालचाल पूछने गया, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसकी जब उसने बताया मेरे को, उनकी वाइफ ने बताया, उसने बताया कह रहे पता नहीं भी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी और एकदम अचानक से जो है वो सब कुछ खत्म हो। तो मैंने उसको
उनको बोला मैंने कि जी किसी उसको पंडित को या किसी ज्योतिषी को, किसी तांत्रिक को, किसी को दिखा लो, क्योंकि तब तक मैं भी उन सब सारे चक्करों में पड़ा होता था, ताबीज को, ये नग वगैरह इन सबको जानता था, पहनता था, करता था। तो जो हम जिस प्रोसेस में हम पड़े होते हैं, जब हम एडवाइस करते हैं तो उसी चीज की एडवाइस करते हैं। जैसे आज का जो माहौल चल रहा है उसमें जो जिसके दिमाग में आ रहा है उसी चीज को आगे वो प्रमोट कर रहा है कि जी ये ऐसा कर लो तो ये आपका इससे पीछे छूट जाएगा, तो वही चीज सबके साथ होती है। तो मैंने उनको बता दिया, उनको बताया तो उनकी वाइफ ने बोला कि भाई साहब ये तो किसी को मानते नहीं है, ना तो ये कोई पूजा पाठ करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना गुरुद्वारा जाते, कहीं भी नहीं जाते, और किसी को नहीं, टोटल नास्तिक है। कहना लेकिन आप अगर कहीं इनको ले जाना चाहते हो तो मैं जो है ना आपके साथ इनको भेज दूंगा। मैंने घर आके अपनी मदर को से बात की, तो मेरी छोटी सिस्टर थी, उसने बताया कि मेरी सहेली है और उसके पापा जो है ना बालाजी की भगत हैं, और वो स्कूल में हर दिन बताती रहती है कि आज उसका ऐसे जो है ना पापा ने उसको बताया उसका ये काम हो, उसका ये काम हो गया, तो आप एक काम करो, उनके पास दिखा लो। तो मैं उनको लेकर उन बालाजी के भगत के पास गया। उनके घर को किसी से पूछना नहीं पड़ता था गली में जाके, क्योंकि उनके घर से धूपबत्ती अगरबत्ती की जो है वो खुशबू आ रही होती थी, और उनके घर में घुसते ही जो है ना बिल्कुल सामने वो बालाजी का दरबार था, और जितने देवी देवताओं को मैं जानता था, मानता था, वो सारे उसमें विराजमान हुआ करते। हम उनके पास गए तो वो हिमाचल का रहने वाला था दोस्त, वो अपनी जन्मपत्री लेके गया था। तो हिमाचल की जन्मपत्री वो पहली बार मैंने देखी कि उसके अंदर जितने साल की एक्सपेक्टेड उम्र होती है उतनी लीफ लगी होती है, मतलब उतने पन्ने होते हैं उसमें, और हर किस साल में क्या होने जा रहा है, क्या होना है उसके साथ में, वो उसमें लिखा होता है। तो उन्होंने जो बालाजी के भगत थे उन्होंने वो देखा, और देख के वो कहने लगे मैं नहीं कह रहा, ये जिसने भी जन्मपत्री बताई है इस जन्मपत्री के हिसाब से ये जो समय चल रहा है आपका, ये आपका मृत्यु योग है, और ये जो आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जो सारी परेशानी है, ये सारी उसी की देन है। लेकिन आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की किस्मत इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको मौत के मुंह से वापस ला दे। तो अपनी समस्या बताई, सरकारी नौकरी उसकी छूट गई, प्राइवेट में जहां जाता था वहां सब मने कर देते थे, कि वो बताते थे जी पहले कहाँ काम किया, वो सीधा बताता था दिल्ली पुलिस में, वहां से क्या हुआ, कह जी नौकरी छूट गई। क्यों छूट गई, जब वजह बताई जाती थी तो वैसी पुलिस वाले के साथ जो है ना कहते हैं ना उसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो पुलिस के नाम ही वो होता है, तो उसको कहीं प्राइवेट में कोई नौकरी नहीं दे रहा। तो उन्होंने बालाजी के भगत ने बोला कि जी ऐसा है कि मैं संडे को हवन करता हूँ, और हवन यज्ञ करके मैं एक ताबीज बना के गंडा बना के दूंगा, और उसको जैसे मैं बताऊं वैसे उसको धारण कर लेना, और आपका एक शायद काम बन जाए। संडे को हम गए, उन्होंने वो ताबीज दिया, बृहस्पतिवार के दिन कुछ उपाय करके उसको धारण करना था। उसने जैसे ही धारण करके वो पहला कदम उसने अपने घर से निकाला था जहां वो रह रहा था, उसके फादर ने तो घर से निकाल दिया था, जहां वो रह रहा था वहां उसे पहला ही कदम निकाला था। उसका एक पड़ोसी था, जानकार जो था, उसने वो आया, कह रहा है जी मैं आपके पास ही आ रहा था, और मैंने कंपनी वाले से बात की है दोबारा, और आप उसके पास चले जाओ, हो सकता है वो आपको रख ले, एक बार बात कर लो जाके। वो उस दिन वहां गया और वहां जाके उसको रख लिया गया, और उसको 3 स्टेट का मालिक बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम था, और उस कंपनी ने उसको 3 स्टेट, हिमाचल, जम्मू, ये पंजाब और हरियाणा, 3 स्टेट उसको दे दी। एट लास्ट उसकी सरकारी नौकरी भी वापस आई कोर्ट के थ्रू, और उसको ये तय करना बड़ा उसका टिप वो हो गया कि वो उसमें प्राइवेट में रिटेन करे या वापस सरकारी में जाए। फाइनली उसने सरकारी नौकरी में वापस वो गया, और पूरी नौकरी उसने की। तो मेरा जो आस्था थी, जो मेरा विश्वास था, क्योंकि जब हमारा कोई एक भी कोई काम किसी का वो भरोसा बढ़ जाता है, तो मैंने उसको जो है मैं जैसे मेरा मन करता था, कभी भी मेरा दिल हुआ मैं उन अंकल के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि मैं 74 से रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारा अपना जो है रामलीला मंडल है, और उसमें रोल तो बहुत किए हैं, लेकिन मेजर जो मेन रोल है हनुमान जी के रोल बहुत किए। और जो मेरे आदि जो देवता थे जिनको मैं मानता था या पूजता था, जो सबसे पहले प्रथम जो वो थे, मेरे हनुमान जी थे। और रामलीला के दौरान में भी जब उनका रूप भरते हैं, उस समय भी मैंने उनको महसूस किया हुआ है, उनकी कृपा को भी महसूस किया है जिंदगी में, और उनको भी महसूस किया हुआ है। और रूप भरने से लेके मैंने वो भी समय है कि सुबह 9 बजे जो है ना रूप भरा है, और रात को 2 बजे तक जो है ना उसमें, और बैठने का नहीं होता था। हनुमान जी का रूप भरने के बाद में कभी बैठने का मन नहीं, बैठता ही नहीं था। स्टेज पे जितनी देर जो अगर उठना बैठना होता तो वही होता था, बाकी वैसे बैठने का नहीं होता था। तो
मेरी जो आस्था थी मैं वो मेरे को वहां ले जाया करती थी। तो एक दिन बैठे हम चाय पी रहे थे, तो मैंने अंकल से बोला, अंकल आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे आप बैठते हो तो जो भी वार्तालाप होती है, वचन प्रवचन जो भी कुछ होता है, वो सब बालाजी और उसके बीच में होता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। कह रहा हाँ। तो मैंने बोला, मैंने कि अंकल एक दिन में 10 लोग आए और उन्होंने बालाजी को अपनी समस्या बताई और बालाजी ने उनका उपाय बता दिया, वाया मीडिया बता दिया, लेकिन 7 लोगों का जैसा बताया उनको सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 लोग के बारे में जो बालाजी फेल हुए हैं, तो बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है। तो हमारी करीब 1-1.5 घंटे इस बारे में उन्होंने बहुत कुछ व्याख्यान दिए, बहुत कुछ बातचीत की। उन्होंने कंक्लूड किया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के समकालीन है, त्रेता में उनका जन्म हुआ, द्वापर में सहशरीर आए हैं उसका प्रमाण है, और कलयुग में भी सहशरीर है, और इससे बड़ी शक्ति कलयुग में कोई नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला कि लेकिन वो 3 के बारे में फेल क्यों होते? इतना उन्होंने सवाल जवाब दिए मेरे को, लेकिन मेरा जो सवाल का जवाब मेरे अंदर जो है ना, वो भरपाई नहीं हुई, और मैं वहां से चला आया। 2-2.5 महीने बाद फिर मेरा मन किया, वो गया, और मैं जैसे उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि धूपबत्ती अगरबत्ती बंद, अखंड ज्योत जो जलती वो बंद, और वो जो कपाट थे, जितने देवी देवताओं को मैं जानता था या मानता था, पूजता था, वो सारे उसमें विराजमान हुआ करते थे, वो कपाट बंद। अब मेरी जो भूख थी, जो चीज मेरे को वहां खींच के ले जाया करती, वो चीज खत्म होगी। तो एज का फैक्टर था, वो मेरे से एज्ड थे, एकदम से मैं उनसे पूछ नहीं पाया। लेकिन जैसे चाय आई, चाय का जैसे ही पहला सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने कि अंकल सबको नमस्ते कर ली। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जो ना साकार निराकार में चला गया। मैं कह रहा अंकल ये साकार निराकार क्या है? कह रहा हाँ, ऐसे ऐसे जो है ना, वो जीके में गुरुजी बैठते हैं, और हॉल हॉल है, वो कालीन बिछा हुआ है, और गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं, और बाकी संगत बैठती है, ध्यान लगाती है। आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना है, और ध्यान लगा। और कह रहे उस दिन हमारी जो बात हो रही थी कि 3 के बारे में क्यों फेल हुए, तो उन्होंने बताया कि ये जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके पर्पज है, अवतार लेने के पर्पज है, या तो किसी का श्राप पूरा करने के लिए आए हैं, या किसी का वरदान सिद्ध करने के लिए। और उनके 2 वे ट्रैफिक होता है उनका, कि वो दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन जो परम शक्ति जब गुरु रूप में आती है, तो वो दुष्ट हो या भक्त हो, सबका कल्याण करती है। जैसे महाशिव गुरु रूप में, गुरु जी के रूप में आए, तो उनका एक ही है, चाहे भक्त हो या दुष्ट हो, जो भी उनके उसमें आएगा, वो सब जिस तरह से सूर्य को पास ऐसी कोई वो नहीं है कि उसके सामने जो आ रहा है कि ये जार है, चोर है, डकैत है, खूनी है, तो इसके ऊपर मैं अपनी किरणें ना छोड़ूं, क्योंकि उसको सबका कल्याण है, क्योंकि प्राण है। तो इसी तरह से गुरुजी का है। तो उन्होंने बताया कि उनकी सबकी लिमिटेशंस हैं। जब हम किसी के सामने अपने आप सरेंडर कर देते हैं, हम जैसे किसी रिश्तेदार के, किसी पड़ोसी के पास अपनी समस्या बताते हैं, तो उनकी क्या होता है कि उनके दिल में आपके साथ जो लगाव है, उसके एक भाव पैदा होता है कि उनके हाथ में कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इसने भाई मेरी अपनी समस्या बताई है, तो वो अपनी पहुंच से ऊपर जाके भी उसका साथ देने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसका इसका इस समस्या से निकल जाए। तो कह रहे उनकी जो लिमिटेशंस हैं, बालाजी ने उनको वो बोल दिया कि हाँ जी आपकी ये काम हो जाएगा और ऐसे काम होगा, लेकिन जिसके हाथ में वो चीज है, जब उसके पास जाके वो बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि जी ये तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। वो कह रहा है जी मैंने तो वचन दे दिया। कह रहा वचन तुमने दिया है, वचन देने से पहले अगर मैं आके पूछते तो तब बताते कि इसका बायोमेडिया क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है तो कैसे हो सकता है। अब आपने वचन दिया, आपने वचन को आप खुद जानो। तो जिस तरह से हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसके परमानेंट ग्राहक हैं, कोई चीज हम ऐसी मांग बैठते हैं जो उसके पास नहीं है, वो मने नहीं करता, वो कहता है जी खत्म होगी, गोडाउन से मंगा लेता हूँ। और वो एक पर्ची बना के अपने मुंडू को दे देता है, और उसको जाके चाहे वो साइड की दुकान से लेके आता है, साइड की दुकान से लेके आता है, वो जानता है कि ये मेरा परमानेंट उसको है, और इसको आज इस चीज की जरूरत पड़ी है, तो ये दूसरी जगह भटकेगा, तो वो उसको वो चीज वहीं मुहैया कराने की कोशिश करता है। यही उनकी चीजें है। तो वो सारी उन्होंने बताई। वो साकार से निराकार में चले गए। सवाल मैंने छोड़ा था, लेकिन जवाब मुझे मिला, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ के उनको ये नहीं बोला कि वो हाथ पकड़ के मुझे भी वहां ले जाओ। इतने साल की उनकी तपस्या, जो बालाजी की पूजा भक्ति सब कुछ, वो सब कुछ एक ही झटके में वो सब कुछ किनारे लगा दी, और उनको जो है अपने शरण में गुरुजी ने ले लिया।
मेरे सवाल का जवाब भी मिला, लेकिन मैं इस अहंकार में, इस अहम में कि मेरी जीत हुई, मैं बोलता था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है इस सृष्टि में, दुनिया में, और वो प्रूव हो गई। तो अक्ल लगाने का जो नुकसान हुआ कि मैं 14 साल बाद 2006 में जब मैं आया, तो वो 14 साल बाद मैं वहां गुरुजी ने बुलाया। तो जिस तरह से आंटियां आप रसोई में कोई अंगीठी पे कोई चीज चढ़ाते हैं, चूल्हे पे चढ़ाते हैं, और गलती से वो अध कच्ची मतलब कच्ची पूरी पकी ना हो, नीचे उतार ली जाती है, तो जब उसको दोबारा चढ़ाया जाता है उसको पकाने के लिए, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगती है, उसका टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसी तरह से है कि जब तक हम इस लायक, हमारी पात्रता ही पूरी नहीं हुई, जो चीज गुरुजी देना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार ही नहीं हो पाए, तो वहां उनको बुला के भी क्या गई, इसलिए सबकी टाइमिंग और प्रायोरिटी जो है वो सबकी अलग अलग। गुरुजी किसको किस समय बुलाते हैं, लेकिन साक्षात बुलाने में और गुरुजी ने कब से आपको शरण में लगा रखा है, ये बहुत हुआ है। तो जब मेरे को दूसरे हफ्ते के अंदर जो है पुरानी संगत कह के ऊपर बैठाया, तो मेरे को ये लगा कि वो 14 साल जब गुरुजी ने अपने बारे में बतवाया, उन अंकल से मेरे को बतवाया, बालाजी के भगत थे गुरुजी ने, तो तभी से मेरे को अपनी शरण में ले ली। मेरी जिंदगी में उस समय भी कई ऐसे फेज आए हैं, तो जब मैं गहराई से सोचता हूँ तो मैं यही लेके चलता हूँ कि तब भी गुरुजी की कृपा रही है, कि तब भी उन्होंने मेरे को जिंदगी बख्शी है। मैं उसमें बताता हूँ कि मेरे जब गुरुजी के बारे में तो ये उन्होंने पता था, लेकिन मैं गुरुजी के पास नहीं गया था। उस दौरान में 95 के टाइम की बात है। 95 में एक दिन मैं आंटी स्कूल में जाया करती थी, तो उन्होंने स्कूल जाने से पहले मेरे को खाना दिया। उस दिन मेरी छुट्टी थी एक्चुअली। खाना दिया तो मेरी हाथ से वो कटोरी जो है, उसकी दही की कटोरी एकदम उल्टी गिर गई। तो आंटी ने लगा कि आंटी कहने लगी ये अपशगुन हुआ है, और जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊं तो आप जो है ना घर से बाहर नहीं जाना, जब मैं आऊंगी तभी जाना आप। तो मुझे लगा कि ये 7:30 बजे जा रही है, 1 बजे से पहले इन्होंने आना नहीं, तो एक छोटे से काम के लिए मैं घर से निकल गया। मैंने कि इनके आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। जब मैं वापस आ रहा था तो अपने स्टैंड पे जब बस से मैं उतर रहा था, तो मेरे ऊपर से हाथ मैंने छोड़ दिया, लेकिन नीचे मेरी पैंट जो है किसी कील के अंदर अटक गई। तो मेरे दोनों पाँव ऊपर और मेरा हाथ ऊपर से छूट गया, तो मेरी पूरी बॉडी नीचे आई, और झटके से वो पैंट तो फट के जो है ना वो उससे निकल गई, लेकिन मैं उसके बस के नीचे आ गया, और मैंने पिछले दोनों टायर बस के अपने सिर के ऊपर आते हुए देखे हैं, और कैसे मैं नीचे से 360 डिग्री का टर्न लेके कैसे नीचे से बाहर आया हूँ मुझे नहीं पता। तो मेरे लेफ्ट हैंड में जो है, इसमें राइट हैंड में थोड़ा भारीपन आ गया। मैं घर पहुंचा, जब आंटी आई तो मैं हाथ को लेके बैठा हुआ था। तो आंटी ने पूछा, कह लगे क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे से होगा कि वो कह लगी मुझे तो सुबह ही अब शगुन लगा था, और तुम जो है मेरा मना करने के बाद भी चले गए और ये हो गया। तो मैंने अपने भाई को बोला और सफदरजंग हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाके जब डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सरे वगैरह किया, तो उसने बताया कि इस हाथ की जो है रेडियल हेड टूट गई है। तो मेरे से बोला कि नहीं जी आप इसका प्लास्टर करवाना है या ऑपरेशन कराना है? तो मैंने बोला, मैंने कहा जी डॉक्टर आप हैं, आप ये बताओ इस हाथ के बारे में कि इसके लिए क्या अच्छा है। तो वो कहने लगा जी ये हड्डी जुड़ तो सकती नहीं, कि जॉइंट वाली है, रेडियल हेड है, और 6 महीने बाद भी इसका ऑपरेशन ही होना है, निकालनी पड़ेगी इसको। तो मैं डॉक्टर को बोला, मैंने कहा जी मैं 6 महीने तक इस हाथ को लेकर क्यों बैठूं, आप अभी जो करना है अभी कर दो। उसने उसको ऑपरेशन किया, और एक इंच का करीब का जो है वो पीस, 1.25 इंच का पीस जो है वो उसमें से निकाल दिया। तो डॉक्टर ने जब वो हाथ की जो मैं उसको दिखाने गया, तो डॉक्टर ने मेरे को एक एडवाइस किया था कि इस हाथ की जो लिफ्ट करने की स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी, क्योंकि वो जो रेडियल हेड होता है वो गुल्ली से अटकती है, तब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं। हैंग तो कर सकते हो लेकिन लिफ्ट नहीं कर सकते। तो उस साल जो है वो रामलीला में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट ईयर जब रामलीला का टाइम आया, तो मैं जब रामलीला में वहां गया, तो मेरा वो था कि रामलीला में जो है हनुमान जी का रोल और एक केवट का रोल, 2 रोल ऐसे हुआ करते थे कि जब तक मेरी अवेलेबिलिटी ना हो या मैं ना मना करूं तब तक वो रोल किसी को नहीं जाता था। तो हनुमान जी का रोल खाली था, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो मैं वहां पहुंचा, तो मेरे से कहने लगे अंकल आप जो है ना उसको हनुमान जी का रोल कर लो। तो मैं कहने लगा रोल तो मैं कर लूंगा, लेकिन 2 चीज मेरे साथ दिक्कत है कि मैं राइट हैंडर हूँ, और ये डॉक्टर ने बताया कि इसकी रेडियल हेड टूटने से आप लिफ्ट नहीं कर सकते। तो एक तो जो गदा चलाने का होता है, जो काफी एक्टिव रोल है, तो मैंने कहा एक तो गदा चलाने का वो गदा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और एक दूसरा जब ये लक्ष्मण शक्ति का जो सीन होता है, तो उस समय मैं रोल जब किया करता था,
तो उसमें क्या होता था कि लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी को लेके मैं होल्ड करके और स्टेज पे घूमता था। फिर जब तक रामचंद्र जी के डायलॉग बोलते थे तब तक मैं साइड में लेके खड़ा होता था और डायलॉग पूरे होने के बाद उनके सामने मैं लिटाया करता था। तो उतने टाइम तक मैं होल्ड करता था। तो उस मैंने कहा कि वो जो सीन है, क्योंकि जो पब्लिक का क्या होता है कि जो पहले जैसा सीन किया हुआ है, जब तक उससे अच्छा नहीं करोगे तब तक वो अप्रिशिएट नहीं करते और वो उम्मीद करते हैं कि जैसा रोल करते हैं वैसे ही रोल किया जाए। तो मैंने की दो समस्याएं, फिर भी मैंने रोल के लिए हाँ अंदर से बने नहीं हुई, मैंने हाँ कर दी, रोल किया। वो पूरा गदा घुमाने का भी पूरे सीन हुए और जब वो लक्ष्मण शक्ति का सीन आया वो भी जैसे मैं प्रॉपर करता था वैसे ही मैंने वैसे ही पूरा पूरा किया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हनुमान जी शिव के जो है एक अंश हैं और उनकी जो शक्ति है वो असीम है, अपरंपार है। तो जब उनकी उस इतनी वो थी कि महाशिव जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो ऑपरेटर हैं, जो उनके जनक हैं, उनकी शक्ति कितनी होगी। तो उस समय भी जो है वो जो हाथ, और आज तक उस हाथ ने मेरे को कभी ऐसा धोखा नहीं दिया, लिफ्ट करते हुए भी होल्ड करते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ और आज तक प्रॉपर मैं वर्क करता हूँ साथ से। तो मैं मेरा कहने का था कि वो 14 साल वो जुड़ने के बाद में उस पुरानी संगत में गुरुजी ने जोड़ा जो दूसरे वीक में मेरे को ऊपर बैठाना शुरू कर। वहां वो जब मैंने अंदर गया था पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली साइट में जब गया, तो उन अंकल की बात जो बालाजी के भगत थे उन्होंने जो बताया था कि ऐसे ऐसे कालीन बिछा होता है और उसके ऊपर संगत बैठती है और ध्यान लगाती है। तो ऑलमोस्ट जो शाम को जाया करते थे उनका कोई मंजन करके जाने का या नहाने का, मैं कभी गुरुजी के यहाँ गया तो कभी ऐसा नहीं कि शाम ऑफिस में मंजन करूं और नहा करके तब जाऊं। जैसे मैं सारे दिन से आके बैठ के अपने कर्म से निमटता था वैसे के वैसे मैं जाके गुरुजी के हजूरी में बैठता था। तो वही है कि आपका नहाना धोना, ये कुल्ला दातुन ये सब कुछ मायने नहीं रखता, आपका मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। तो वो नजारा, तो वो 14 साल मैंने वो बिताए हैं। मैंने अकल लगाई, मेरे को लगा था कि मेरी जीत होगी और एक्चुअल में मेरी लाइफ की वो हार थी कि मैंने 14 साल वो मिस किए। लेकिन मैंने तो गुरुजी के साक्षात दर्शन नहीं किए, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे और वो जर्नी जो 14 साल की जर्नी है वो भी गुरुजी ने अपने साथ रह के बिताई। ऊपर बैठने का शुरू हुआ तो उधर से वो मनोज और कुछ जो संगत थी वो सेवा में इन्वॉल्व थे, संगत बढ़ने लगी तो सेवा का दायरा भी बढ़ने लगा। तो मैं उनके साथ में सेवा में बाहर निकल गया। तो सिर्फ फिर क्या होता था, मत्था टेको, गुरुजी बैठे तो ठीक है, गद्दी 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 है तो गद्दी पे को मत्था टेका, बाहर चले जाते थे सेवा में। और लास्ट में आके जब लंगर करते थे और सेवा एंड होने के बाद में मत्था टेक के घर चले जाते। तो वहां सेवा जब जैसी संगत शुरू होती थी तो सेवा भी उसके साथ ही शुरू हो जाती थी, चाहे जल प्रसाद की सेवा हो, चाहे हैंड वॉश की सेवा हो, चाहे जोड़ा घर की सेवा हो, चाहे पार्किंग की सेवा हो, सारी सेवाएं तो शुरू हो जाती थी। इवन दरबार खुलने से पहले ही वो सेवा शुरू हो जाती थी। तो तब हम जाके सारा जो इंतजाम किया करते थे, इंतजाम करने के बाद सेवा शुरू होगी तो एक हमारे साथ आंटी हुआ करते थे, उनकी आंटी और वो बेटिया, उनका क्या था कि वो अंदर बैठा करते थे चाय प्रसाद के बहाने, और 9 बजे जब लंगर का अनाउंसमेंट होता तब वो बाहर निकल के आते थे अपनी सेवा पे। तो मेरा शुरू से चलता था कि मेरे को लगता था कि जब सेवा के ऊपर पॉइंट पे गुरुजी ने खड़ा कर दिया तो गुरुजी सेवा भी बख्शते हैं और साथ में खड़े होकर सेवा कराते भी हैं। सेवा हमारे कर्मों को और कष्टों को काटने के लिए हमें देते भी हैं, बख्शते भी हैं और वो करवाते भी हैं साथ खड़े होकर। हमारी हिम्मत और हमारी औकात नहीं है, हमारे अंदर इतना लियाकत तजुर्बा नहीं है कि उस सेवा को वैसे परफॉर्म कर सके जैसा गुरुजी चाहते हैं। वो सेवा करवाते भी वही हैं। तो अपने पॉइंट से तो मैं आंटी उनको बोला करता है, मैंने कि आंटी आपके जो है उसका दुकान का शटर खुला है और आप जो है ना उसको खुले शटर को छोड़ के चले जाते हो, तो आप वो तो कह लेंगे नहीं अंकल अभी तो कोई सेवा को वही नहीं है, जब लंगर शुरू होते है सेवा होगी। तो मैंने कहा आंटी इस दौरान में 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर एक भी संगत हैंड वॉश के लिए आती है, ये जल प्रसाद लेने के लिए आती है, ये जोड़े लेती है देती है, तो सेवा तो शुरू है। लेकिन उनका एक मन हुआ करता था कि वो गुरु जी के दर्शन करें साक्षात, ये लालच तो हर एक के उसमें होता है कि गुरु जी को देखना, गुरु जी को सुनना, ये चलता ही रहता था। तो उन्होंने वो आंटी अंदर बैठा करते, तो एक दिन मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बिटिया, हम चारों अंदर मत्था टेकने गए। मत्था टेक के जब हम बाहर आ रहे थे तो सिंगला अंकल वहां चाय प्रसाद का सर्व किया करते थे, तो वो हमारे साथ साथ जो है ना अप स्टेयर हुए, ऊपर आए जैसे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने चाय ऑफर की, चाय प्रसाद, तो मैंने पीछे मुड़ कर, उसमें दो ही चाय प्रसाद थे, एक वो मेरी बिटिया को दिया और एक उन आंटी को दिया। तो मैं भी मुड़ा था, लेकिन मैं
फिर वापस बाहर चला गया। मेरी बिटिया चाय प्रसाद लेके अंदर बैठ के और फिर वापस अपनी सेवा के पॉइंट पे आ गई। लेकिन वो आंटी और उनकी बिटिया है, उन्होंने एज यूजुअल उन्होंने वही 9 बजे के करीब जब लंगर का टाइम अनाउंसमेंट हुआ तभी वो बाहर आए। 2006 की सर्दियां थी, बड़ी अच्छी सर्दियां थी उस बार। तो मैंने देखा कि हम तो चाय प्रसाद ले बाहर, हमें जैसे चाय प्रसाद देने आते थे वो सिंगल अंकल या कोई और कोई जो संगत का सेवादार हुआ करता था वो उनको देने आते थे। तो थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद जो है ना, जो सेवादार चाय प्रसाद देंगे, उसके बाद पीछे से नेपाली अंकल आए और नेपाली अंकल ने जो है वो जग में चाय प्रसाद लेके आए और गिलास लेके आए, और जितने भी हमारे सेवादार थे खड़े हुए थे पॉइंट पे, उन सबको चाय प्रसाद देके चले गए। तो हमें कोई ऐसा उसमें कुछ खास नहीं लगा। दूसरी बार वो फिर वो चाय प्रसाद 1 घंटे बाद फिर वो चाय प्रसाद लेके आए और चाय प्रसाद फिर सबको बांट के फिर चले गए अंदर, पीछे के दरवाजे से आते थे। जब तीसरी बार वो आए, करीब आई थिंक 11 बजे के आसपास का टाइम था, तब तीसरी बार जब वो आए तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आज भाई, आज बड़ी गुरुजी की वो हो रही है कि आज जो है ना 3-4 बार जो है ना प्रसाद मिल रहा है। तो वो अंकल ने, नेपाली अंकल ने बताया कि अंकल, गुरुजी ने मेरे को बुला के बोला था कि आज सर्दी बहुत हो रही है और बाहर जो संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बाद जो है ना वो चाय प्रसाद देके आना। तो वो चाय प्रसाद जो है ना, मतलब मैं जो महसूस करता हूँ, चाय प्रसाद तो गुरुजी का है ही, अमृत है ही है, लेकिन वो चाय प्रसाद जो क्योंकि ना उससे पहले कभी ना उसके बाद में जो संगत सेवा करती थी वही जो है, जिनको गुरुजी ने सेवा दी थी वही आके, और बाहर के जो एंट्री इन आउट की एंट्री थी उसी से वो आके जो है सेवादारों को जो है चाय प्रसाद दिया करते थे। लेकिन वो अंकल उस दिन जो देख लेके आए थे वो चाय प्रसाद, वो एक मतलब ये सचखंड का चाय प्रसाद था, और उसका जो टेस्ट है वो आज भी है। जब उसको याद करते हैं तो अंदर वो चीज वो महसूस होती है। तो जब वो आंटी को मैंने उनको उस दिन बोला, मैंने कहा आंटी आप इसी चाय प्रसाद के उससे अंदर बैठते हो, तो गुरुजी ने ये प्रूव किया है कि जहां आपको खड़ा कर दिया है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी जरूरत है, वो गुरुजी वहीं पूरा करेंगे, वहां से उसको लेके जाने की जरूरत नहीं। ऐसी बड़े मंदिर में जैसे सेवा के लिए जो है, क्योंकि मेरी गुरुजी की ये कृपा रही कि वो जो मनोज अंकल थे उनकी भी शुरुआत हुई थी बड़े मंदिर से, और एम्पायर स्टेट में जब बड़े मंदिर के बारे में पूछते थे तो 95 संगत जो है ना वो बड़े मंदिर को नहीं जानती थी, और वो कहते थे मंदिर कौन सा, ये तो मंदिर तो ये है जहां गुरुजी बैठते हैं। क्योंकि बड़े मंदिर में उस समय तक या तो गुरुजी किसी को आदेश देते थे जाने के लिए, या किसी संगत के साथ भेजते थे, या गुरुजी खुद लेके जाए। एक नॉर्मल नहीं था, और मंडे को भी गिनी चुनी संगत हुआ करती। तो मनोज अंकल का जो है शुरुआत ही वहां से हुई थी। तो मेरा जो पहला वीक का जो पहला मंडे था, मैं उसके साथ में शाम को वहां मंडे को वहां जाना शुरू किया। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां जो फंक्शन की सेवा आई, ये अप्रैल में जो ये होती है बैसाखी होती है, उसकी जो सेवा में वो लोग भी गए तो हम भी साथ गए। तो पहला जो एक्सपीरियंस था वो सेवा में जो है ना, जो पेड़ों की जो सेवा थी, पेड़ों की और गमलों की जो सेवा होती थी, उसमें गए। तो उसमें पहली बार जब हमने व्हाइट वॉश सफेदी की जो करते थे उसमें, तो हमने क्या किया कि पत्थर वाली सफेदी ली, और सफेदी लेके हमें लोहे का कोई बर्तन नहीं मिला, कोई ड्रम नहीं मिला, तो प्लास्टिक का एक ड्रम था। हमने उसको भिगो के चले गए भी सुबह आएंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी सुबह इसको हम कर देंगे। लेकिन सुबह जब हम पहुंचे हमने देखा कि वो सारी बिखरी पड़ी थी सफेदी। वो इतनी गर्म होती है, उसमें इतनी हीट होती है कि वो सारा वो पिघला हुआ था, सारा जल चुका था। वो उसका प्लास्टिक का ड्रम जो था सारा जल खत्म हो चुका था, और उसमें से सारी बिखरी हुई थी। अब हम जो संगत थी वो सेवा के लिए पहुंची, लेकिन सेवा का जो इंतजाम किया था वो सब बेकार हो गया। अब क्या करें, सेवा तो करनी थी। तो मार्केट में गए तो हमने देखते कि अभी भी लेके आएंगे और इसमें भिगोएंगे, फिर भी जो है ना वो इतनी जल्दी हम उसको कर नहीं सकते, तो आज का दिन बेकार जाएगा। तो हमने वहां दुकानों में पूछा तो पता लगा कि हाँ, गीली भी वो आती है। तो हम वहां लेके आए। तो हम जब हम करने लगे तो करते जा रहे हैं, लेकिन उसका ग्रेस नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा, मतलब वो निखर के नहीं आ रहा। आपस में ही बात कर रहे हैं, करे अच्छा नहीं लग रहा। तो उधर से जो है शाम को माली अंकल आए वहां से एम्पायर स्टेट से, और माली अंकल ने बोला कि गुरुजी ने बोला कि वो जो पेंट किया है वो चंगा नहीं किया, वो संगत से बोलो दोबारा करेंगे। वो फिर दोबारा भी किया, दोबारा भी कर रहे हैं, दोबारा भी वो चीज नहीं आ रही। अपने आप ही आपस हमें ही लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो पहली बार हमारी सेवा थी, और हमें कैसे करना है क्या करना है ये गुरुजी उसका तैयारी करा रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे।
और इसलिए वो दूसरी बार भी हमें भी खुद लग रहा था कि अब वो नहीं आया, और शाम को फिर माली अंकल की तरफ से आ गया कि गुरुजी ने बोला कि नहीं, चंगा नहीं होया तो फिर दोबारा किया। तो तीसरी बार जब हम करने लगे तो एक वो जो ब्रांड था जो यूज किया, आज भी उस वही ब्रांड चल रहा है। जब वो ब्रांड लगता है तो वो ग्रेस आता है, उसके अलावा लगा के देखते हैं तो वो बात नहीं होती जो बात उससे आती है। तो तीसरी बार जब हमने किया तो 11 नंबर में भी हमने जो है ना वो पेड़ों की सेवा की थी। तो उसमें रात होने की वजह से हम वहां से निकल के आ गए थे कि हमें था कि 2-4 पेड़ रह गए हैं, तो एक काम करते हैं कि इन उसको पेड़ों को जो है कल देख लेंगे, या 2-4 रह गए कोई बात नहीं, क्योंकि फंक्शन तो होना तो बड़े मंदिर में। तो 11 नंबर में तो कोई ऐसी संगत जाती नहीं थी, तो वहां हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4 पेड़ रह गए कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन जब हम पहुंचे तो माली अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है रात को 2:30 बजे गुरुजी आए थे, और मेन गेट पे जो है ना उसकी लाइट जली हुई थी गाड़ी की, और वो वहीं से खड़े होकर गुरुजी ने बोला कि ऐथे भी जो है ना वो ये वो किए हैं पेड़, वो किए हैं पेंट किए हैं। तो माली अंकल ने बोला कि हाँ जी गुरुजी। तो कहने लगे छोड़ क्यों दिए? तो उन्होंने बोला कि जी गुरुजी रात हो गई थी, वो 1-2 पेड़ रह गए हैं, 2-4 पेड़ रह गए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं 2-4 नहीं, 11 पेड़ उन्होंने गुरुजी ने बताए, और उनके पेड़ों के नाम भी बताए। तो जब हम अगले दिन जब सेवा के लिए गए तो माली अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी ने बताया कि 11 पेड़ छोड़ दिए। तो हम वहां गए माली अंकल के साथ में। तो जब हमने वो पेड़ देखने शुरू किए और गिनने शुरू किए तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो 11 पेड़ थे, जो पेड़ गुरुजी ने नाम लिए थे वही पेड़ जो है ना वो थे। तो गुरुजी मतलब उस इतनी दूर से हम नजदीक जाके उन पेड़ों को उस रात के अंधेरे में नहीं देख पाए, और वो इतनी दूर से रात को 2:30 बजे जो है, क्योंकि वहां से इतनी लाइट नहीं होती कि इतनी दूर अंदर गहराई तक जाके वो इतनी लाइट करे, और गुरु ने जो वो पेड़ बताए। ऐसी जब वो उसकी पेड़ों की सेवा कर रहे थे तो एक अंकल थे, वो अंकल दोनों अपोजिट साइड से जो ना पेड़ों की सेवा कर रहे थे। तो जैसे ही वो मेरे पास आए तो मेरे से सेवा करते करते मेरे से बोला कि अंकल आप कब से आ रहे हो गुरु जी के पास? तो मैंने उनको दिन गिन के बताए थे, क्योंकि 12 मार्च को 2006 को मैंने जो है ना गुरुजी को पहली बार साक्षात दर्शन किए थे, और 13 अप्रैल का वो फंक्शन होता है, तो उससे बीच की बात है, तो मैंने दिन गिन के बताए थे। तो वो अंकल मेरे को बोले कि अंकल आप बड़े लक्की हो। तो मैंने क्या हुआ? कहला मैं 3 साल से आ रहा हूँ और पहली बार गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी, और आप जो है ना अभी इतने दिन से आए और गुरुजी ने आपको सेवा दी। और उधर एम्पायर स्टेट में जो है गुरुजी ने सेवा बख्शी वो, और इधर जो है वो बड़े फंक्शंस के लिए जो है ना गुरुजी ने वो सेवा बख्शी। तो हम जो है मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि सेवा का वो भाव भी नहीं हुआ करता था। क्योंकि ये जो है जो सिख पंथ है उसके अंदर तो जो है ना गुरुओं की महिमा और सेवा की जो महिमा है, ये लंगर की महिमा उसमें जो है वो बाकी हमारे उसमें नहीं है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जो है सेवा चलती रही, उधर एम्पायर स्टेट में भी सेवा चलती रही। तो एक दिन मेरा कभी जो है जब भी मैं संगत जो है ना कोई गुरुजी के पांव दबाती थी, कोई हाथ दबाती थी, कोई कुछ करती थी, कोई मत्था टेकते थे, गुरुजी के चरणों पे हाथ लगाते थे, कोई हाथ में विश करते थे, कोई गुरुजी के सिर के ऊपर चूमते थे, तो मैं देखता था। तो मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करता, तो मेरे को भी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी कभी। मुझे लगता था मेरे अंदर लाखों बुराइयां, जब तक वो ना निकल जाए तो मैं ऐसी इनको कैसे मतलब छू पाऊं। क्योंकि उनका जो ओरा था, जब वहां बैठा करते थे तो ऐसे एंगल से बैठने की कोशिश करते थे कि वहां से गुरुजी मतलब हम दिखाए बीच में कोई व्यवधान ना हो, मतलब साक्षात दर्शन गुरुजी को होते रहे। तो मैं उसमें जो है ना कभी हिम्मत नहीं मेरी हाथ लगा कभी छूने की हिम्मत नहीं हुई, कि मुझे लगता था कि मैं पहले अपने अंदर अपने जो मन के उसके मैं काबू करूं, या अपनी जो मेरी जो अंदर जो बुराइयां मुझे जो खुद मेरी असेसमेंट में आ रही है पहले उनको निकालूं, तब मैं इस लायक होऊंगा गुरुजी को शायद मैं छू पाऊंगा। मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तो एक बार ऐसे ही जो है ना जैसे दरबार खुला तो हम जो अंदर गए, पहली लौट में अंदर गए, तो गुरुजी जो है ना सेटी थी, जो किचन था, किचन के साथ में जो सेटी है, तो वहां जो बैठे हैं ना एक जगह, वहां जले का सा निशान है, तो बताते हैं कि जहां गुरुजी अक्सर बैठा करते थे, तो वहां से नीचे से वो लकड़ी जल गई है। तो वो उधर वहां बैठे हुए थे गुरुजी, तो सारी संगत जो है वो मत्था टेक रही थी। तो क्योंकि मेरे तो कभी मन में कभी विचार ही नहीं आया कि मैं उनको छू, लेकिन गुरुजी को पता था कि मैंने कभी उनको कभी छूने की कभी अंदर सोच में ही नहीं था। तो मैंने बहुत दूर से करीब 1-1.5 फीट डिस्टेंस से मैंने जो है मत्था टेका उसमें जमीन पे फ्लोर पे। लेकिन जैसे ही मैंने मत्था नीचे टेकने का वो किया, ऐसी जो ना गुरुजी का चरण जो है ना मेरे माथे पे लगे, और
इतनी इतनी जोर से लगे कि मुझे लगा, मेरे को एक तो ये मैं नहीं समझ पाया कि मैंने तो बहुत दूर होकर, मेरी इंटेंशन ही नहीं थी कि गुरुजी के चरण चरण को पे मेरा मत्था छुए या मेरे हाथ छुए, और ये कैसे हो सकता है। और जितनी तेज मेरे माथे पे लगे थे, वो मुझे लगा कि गुरुजी को भी इसमें कितनी चोट लगी होगी जितना मेरे माथे पे लगा। मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को नहीं छुआ, लेकिन गुरुजी ने जो है वो अपने चरणों से मेरे माथे को जो है वो किया। उनको पता था कि ये नालायक जो है कभी अपनी इस जिंदगी में कभी छूने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मेरे को छू लिया। और हो सकता है मेरे पता नहीं कितने इस माथे के लेख जो है ना, उन्होंने जो है ना इधर से उधर कर दिए।